टेक्सचर पेंट। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सुबह 9 बजे के इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। भोपाल से जानकारी कि पीएफआई के सदस्यों पर आरोप अब तय हो चुके हैं। एमपी से पकड़े गए 22 सदस्य जो कि पीएफआई के लिए काम कर रहे थे, उनके लेकर तमाम बड़े खुलासे बीते दिनों आपने देखे। जिम ट्रेनिंग सेंटर्स को लेकर भी अब बातें सामने आई और अब भोपाल की विशेष एनआईए कोर्ट में आरोप पत्र भी पेश हो चुका है। फिटनेस सेंटर के नाम पर आतंकी ट्रेनिंग दे रहे थे आरोपी, इस बात का जिक्र इस आरोप पत्र में है। जिहादी मानसिकता, देशद्रोही गतिविधियों में शामिल होने के सबूत भी पाए गए हैं। प्रदेश में पीएफआई के 1500 से ज्यादा सक्रिय सदस्य हैं। 22 भोपाल जेल में बंद हैं। आपको बताएं कि पीएफआई के खिलाफ फौरन एक्शन लिया गया था, बैन किया गया, लेकिन उससे पहले ही गिरफ्तारी पीएफआई के सदस्यों की हो चुकी थी। राजधानी भोपाल के कई ऐसे जगह, कई ऐसे क्षेत्र जहां से सभी को पकड़ा गया। कुछ जिम चला रहे थे, कुछ अलग अलग व्यवसायों में संलिप्त थे, लेकिन बड़ी बात यह कि इन्हीं तमाम चीजों की आड़ में देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा था और अब ये आरोप पूरी तरह से तय हो चुका है। इससे पहले तमाम ऐसी गिरफ्तारियां जो कि पीएफआई के नाम से हुई हैं और कई ऐसे सबूत भी पाए गए हैं, कुछ ऐसे दस्तावेज पाए गए हैं जिसमें ये चीजें स्पष्ट भी करती हैं। हालांकि अब आरोप सिद्ध होना बाकी, लेकिन आरोप तय जरूर हुए हैं। 22 भोपाल जेल में बंद है आरोपी। 1500 से ज्यादा ऐसे सदस्य जो कि प्रदेश में सक्रिय अभी भी हैं। जिहादी मानसिकता रही है, देशद्रोही गतिविधियों में शामिल हुए हैं जिसके सबूत पाए गए। फिटनेस सेंटर चलाया जा रहा था, लेकिन इसी सेंटर की आड़ में आतंकी ट्रेनिंग लोगों को दे रहे थे। एनआईए कोर्ट में आरोप पत्र पेश हो चुका है। भोपाल की विशेष एनआईए कोर्ट, जहां पर आरोप पत्र पेश हुआ। 22 सदस्य जो कि पकड़े गए मध्य प्रदेश से पीएफआई के। भोपाल से सबसे ज्यादा गिरफ्तारियां जिसमें हमने देखी हैं। तमाम बड़े खुलासे इन पूरे सदस्यों को लेकर, आरोप कई सारे थे। अब ये आरोप जो है वो धीरे धीरे कर तय किए गए और अब आरोप पत्र भी पेश हो चुका है एनआईए कोर्ट में, जिसमें माना गया है कि इन तमाम गतिविधियों की आड़ में देश विरोधी व्यक्तित्व के साथ काम करना पाया गया। फिटनेस सेंटर कोई व्यक्ति चला रहा था, तो उसके दौरान भी आतंकी ट्रेनिंग दिए जाने का आरोप है। आपको बताया कि जिहादी मानसिकता के साथ काम कर रहे थे, देशद्रोही गतिविधियों में संलिप्त थे, इस बात के सबूत दस्तावेजों के जरिए भी पाए गए हैं। प्रदेश में पीएफआई के 1500 से ज्यादा सक्रिय सदस्य, जिन पर भी अब नकेल कसे जाने की कोशिश। भोपाल आपको लिए चलेंगे, वासु चौरे हमारे साथ जुड़ गए हैं। वासु, बताइएगा अभी तक क्या कुछ स्पष्ट हुआ है आरोपों को लेकर? निश्चित तौर पर देखिए, मध्य प्रदेश हो या फिर देश भर में लगातार जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, जांच एजेंसियां हैं, वो आतंकी संगठनों से जुड़े हुए लोग या फिर किसी भी तरीके के असामाजिक लोग जिनका मूल उद्देश्य है आपराधिक गतिविधियों को बढ़ावा देना, देश की प्रदेश की शांति व्यवस्था को भंग करना, आम लोगों को परेशान करना, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को बिगाड़ने का काम करना, इस मानसिकता के जो लोग हैं और जो इस तरीके की गतिविधियों में संलिप्त रहते आए हैं, उनकी लगातार धरपकड़ करने का काम जो है वो किया गया है। और ऐसे ही जो 22 आरोपी गिरफ्तार हुए थे, उनके खिलाफ जो आरोप पत्र है वो कोर्ट में पेश किया गया है और तमाम तरीके के जो आरोप हैं वो इसमें लगाए गए हैं, चाहे देशद्रोही गतिविधियों से संबंधित हो, लोगों को परेशान करने से संबंधित हो, या फिर जो साहित्य और जो अन्य आपत्तिजनक चीजें जो इनके पास से बरामद हुई थी उसके बारे में जो बातचीत हो, जो तथ्य निकलकर सामने आए थे, इन सभी बातों का जो जिक्र है वो इस आरोप पत्र के जरिए किया गया है। और आने वाले समय में भी जो इस तरीके की धरपकड़ की कार्रवाई है, ऐसे लोगों को चिन्हित कर इन्हें कोर्ट के सामने पेश करने और फिर वहां से जेल पहुंचाने और इन्हें सजा दिलवाने का काम सुनिश्चित करने का काम हो वो लगातार किया जाएगा। और जांच एजेंसी ऐसे मामलों को लेकर सतर्क है। आप और हम सभी लोग जानते हैं कि मध्य प्रदेश में बीते दिनों इस तरीके के मॉड्यूल और नेटवर्क से जुड़े हुए कई लोगों की जो गिरफ्तारी है वो हुई थी और फिर उनसे एक लंबी जो है उनके बयान जो है वो दर्ज किए गए और उसी आधार पर ये तमाम जो कार्रवाई रहेगी कि कड़ी कार्रवाई हो सके। आप बने रहेगा हमारे साथ, आगे भी आपसे चर्चा करने वाले हैं। तो भोपाल से ये जानकारी आपके साथ साझा कर रहे थे। अगली बड़ी जानकारी भी राजधानी से ही, जहां लॉज में शव पाया गया है। थाना हनुमानगंज इलाके में लॉज में हत्या की जानकारी सामने आ रही है। लॉज में खून से लथपथ शव पाया गया। थाने के सामने लॉज स्थित है। मृतक के पास में रहने वाला उत्तराखंड निवासी वो भी गायब बताया जा रहा है। मंगलवार रात का ये पूरा सिलसिला बताया गया है। पुलिस ने दोनों का सामान भी जब्त कर लिया। छोला रोड पर स्थित लॉज में ये पूरी घटना सामने आई है। राजधानी से खबर है, लॉज में
लाश पाई गई, लेकिन क्या कुछ हुआ है, किन परिस्थितियों में हत्या हुई है या क्या केस रहा है, ये अभी भी स्पष्ट होना बाकी है। पुलिस की तरफ से लगातार जांच की जा रही है और बड़ी बात है कि ठीक लॉज के सामने पुलिस थाना भी स्थित है। इसके बावजूद किसी प्रकार का कोई खौफ आरोपी की तरफ से नहीं। और इस कमरे में जहां पर लाश पाई गई, उसके बगल वाले कमरे में उत्तराखंड का एक निवासी रहता था, वो भी गायब बताया जा रहा है। मंगलवार रात का पूरा सिलसिला जो अभी तक पुलिस की तरफ से स्पष्ट किया जा सका है। वासु हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। वासु, बताइएगा अभी तक क्या कुछ स्पष्ट हुआ है इस मामले में? बिल्कुल, देखिए भोपाल में लॉज और होटलों में होने वाले अपराधों की संख्या में कोई कमी नजर नहीं आ रही है और लगातार इस तरीके के जो मामले हैं वो सामने आ रहे हैं। हनुमानगंज थाना क्षेत्र का ये पूरा जो मामला है वो सामने आया है, जहां पर एक जो युवक है, एक जो व्यक्ति है, वो लॉज में कमरा रहकर रुका था। अमनदीप इस शख्स का नाम बताया जा रहा है और बीते 12-13 दिनों से ये यहाँ पर रह रहा था, ऐसी जानकारी निकलकर सामने आई है। और इसी के बाजू वाले कमरे में एक अन्य शख्स जो कि उत्तराखंड का निवासी है वो रहने आया हुआ था और दोनों के आजू बाजू कमरे होने के चलते आपस में दोस्ती हो गई और दोनों लोग बैठकर साथ में शराब पीने लगे। तो ये जो पूरी घटना है, ये इसके पीछे की वजह यही बताया जा रहा है कि शराब पीने के दौरान कुछ विवाद हुआ और जो दूसरा व्यक्ति जो उत्तराखंड का निवासी है जो गायब है, उस पर फिलहाल जो शक की निगाहें हैं, शक का जो संदिग्ध उसे इस पूरे मामले में माना जा रहा है, क्योंकि शराब की टूटली बोतल भी वहां से जो है वो जब्त हुई है। तो फिलहाल उस व्यक्ति की जो तलाश है वो पुलिस कर रही है और जल्द ही इस पूरे मामले में जो है वो खुलासा हो सकता है। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि इस तरीके के अपराधों पर अंकुश लगाना जरूरी है। जो भी लोग बाहर से आकर होटलों में रुक रहे हैं उनका पूरा वेरिफिकेशन होना जरूरी है, ताकि कोई भी इस तरीके की जगहों पर आश्रय लेके, शरण लेके अपराधों को अंजाम ना दे सके। जी चलिए, उम्मीद है कि जल्दी मामला स्पष्ट हो पाएगा। बहुत शुक्रिया आपका वासु। खंडवा से अगली बड़ी जानकारी, जहां हरसूद में पारिवारिक विवाद के चलते पत्थरबाजी हुई है। पत्थरबाजी का वीडियो भी सामने आ चुका है। दीवार बनाने की बात को लेकर परिवार अड़ा हुआ था और उसके बाद विवाद की सूचना पड़ोसी के साथ आई है। परिवार के सदस्यों के बीच ही पहले हाथापाई शुरू हुई और उसके बाद मारपीट में पूरा मामला तब्दील हो गया। तस्वीरें देखिए, 87 साल की बुजुर्ग महिला को किस तरह से धक्का देकर गिरा दिया जाता है। परिवार के 5 सदस्यों पर मामला दर्ज हो चुका है। ये पारिवारिक विवाद जो इतना बढ़ा कि सड़क की मारपीट तक पहुंच गया। तस्वीरें खंडवा से हरसूद का ये सिलसिला, पारिवारिक विवाद में पत्थरबाजी हुई है, बुरी तरह से मारपीट। देखिए, बुजुर्ग महिला के साथ भी मारपीट की जाती है। हालांकि पुलिस ने मामले में संज्ञान लिया है। 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। दीवार बनाने की बात को लेकर महज छोटा सा विवाद था, लेकिन इतना बढ़ा कि गुस्सा बढ़ता चला गया। मारपीट में ये परिवार जुट गया। तस्वीरें देखिए, लाठी, डंडों और पत्थर से मारपीट। एक्शन में सीएम। राजधानी भोपाल से एक और ऐसी खबर जो ये बता रही है कि सीएम मोहन यादव फुल एक्शन मोड में है। अधिकारियों की बैठक आज उन्होंने बुलाई है। सीएम मोहन यादव प्रशासनिक अधिकारियों के साथ आज दोपहर 12:30 बजे बैठक करेंगे। मंत्रालय में ही बैठक होगी। सभी विभागों के एसीएस, पीएस और कमिश्नर, साथ ही साथ अन्य अधिकारियों को भी मौजूद रहने के सीधे सीधे निर्देश सीएम की तरफ से दिए गए हैं। यानी कि एक तरफ फैसला तमाम गतिविधियों को लेकर कैबिनेट की भी बैठक ली है और आज अधिकारियों को बुलाया गया। हो सकता है कि नया पैटर्न समझाने का प्रयास भी मोहन यादव की तरफ से हो। एक काम का पैटर्न जो कि निरंतर चलता आ रहा था, अब चूंकि मुखिया बदला है तो हो सकता है कि काम करने के पैटर्न में भी परिवर्तन हो और सख्ती दिखाई जाए अपराधियों के विरुद्ध। और हो सकता है कि अलग अलग प्रशासनिक चीजों में भी इसी प्रकार का कोई परिवर्तन आपको देखने को मिले। इसी के चलते एसीएस, पीएस, कमिश्नर सभी को दोपहर 12:30 बजे इस बैठक में शामिल रहने के लिए कहा गया। तो आज अधिकारियों के साथ बैठक है, लेकिन उससे पहले मोहन कैबिनेट के तमाम फैसले भी सामने आए। इन फैसलों की प्रशंसा की है उमा भारती ने। पूर्व सीएम उमा भारती, जिन्होंने कहा है कि नई सरकार ने अपनी मानवीय संवेदनशीलता का परिचय दिया है। खुले में मांस और अंडे की बिक्री पर सख्ती दिखाई है। धार्मिक स्थानों पर जोर से बजते लाउडस्पीकर हमेशा एक बड़ी समस्या रहे हैं, इस पर भी लोग लगा दी है और दोनों ही समस्या सामान्य जनजीवन के लिए बहुत बड़ी परेशानी साबित हो रही थी। इसी के चलते जब ये निर्णय लिया गया तो उमा भारती इसकी प्रशंसा करने से दूर नहीं रही।
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उनकी तरफ से न सिर्फ मोहन यादव की प्रशंसा की गई, बल्कि मध्य प्रदेश सरकार के तौर पर पहले दिन से ही मुखिया जो काम कर रहे हैं इस बात की भी सराहना की है। तस्वीरें आप देखिए उमा भारती के ट्वीट की। 2 महत्वपूर्ण निर्णय कल लिए गए हैं, मांस और अंडा बिक्री पर सख्ती और दूसरा धार्मिक स्थलों पर बजने वाले, बहुत तेजी से बजने वाले लाउड स्पीकर्स को लेकर। दोनों ही निर्णय सराहनीय और जरूरी थे क्योंकि जनजीवन में बहुत परेशानी पैदा करते हैं। मध्य प्रदेश के साथ साथ छत्तीसगढ़ की भी बात करेंगे, जहां पर भी आज साई कैबिनेट की पहली बैठक है। कई प्रमुख विषयों को लेकर आज इस बैठक में चर्चा होने वाली है और सबसे ज्यादा संभावना है इस ओर कि जो प्राथमिकताएं विष्णुदेव साई की तरफ से स्पष्ट की गई थी, हो सकता है कि उनको लेकर कोई निर्णय सामने आए। मोदी की गारंटी, घोषणा पत्र में किए गए वादों को लेकर चर्चा होनी है। मुख्यमंत्री बनने के बाद 2 प्रमुख घोषणाओं पर मुहर लगाने का वादा उन्होंने किया था। 18 लाख लोगों को पीएम आवास दिलवाएंगे, कहा था उन्होंने। किसानों को 2 साल का बकाया बोनस भी देंगे। तो ये 2 चीजें हैं जिस पर आज हो सकता है कि कैबिनेट की बैठक में मुहर लगे। कई योजनाओं पर निर्णय लिया जाना है। आपको बताएं कि सभी सचिवों के साथ ही ये बैठक होगी। दोनों ही डिप्टी सीएम और तमाम सचिव कैबिनेट की इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। और अगली जानकारी राजधानी भोपाल से। कांग्रेस विधायक दल की बैठक आज होने वाली है। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में सुबह 11 बजे कांग्रेस की बैठक होगी। आपको बताएं कि प्रदेश प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला, उनके साथ स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य मौजूद रहेंगे। अध्यक्ष के तौर पर कुंवर भंवर जितेंद्र सिंह, वो भी उपस्थित रहने वाले इस बैठक में। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी जहां मुख्यमंत्री का नाम स्पष्ट कर चुकी है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस में अभी नेता प्रतिपक्ष को लेकर मंथन होना है। 66 विधायकों को हाजिर रहने के लिए निर्देशित किया गया है। विधायक दल की बैठक में नेता प्रतिपक्ष का ऐलान भी हो सकता है। हालांकि पीसीसी अध्यक्ष के तौर पर तो कमलनाथ लगातार काम कर ही रहे, लेकिन गोविंद सिंह जो कि पूर्व नेता प्रतिपक्ष अगर आप उन्हें कहें तो ठीक होगा, क्योंकि चुनाव हार चुके लाहौर से। सुबह 11 बजे की बैठक और उसमें अब ये कहीं ना कहीं स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर कौन नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी इस बार विधानसभा में संभालने वाला है। कांग्रेस विधायक दल की बैठक, कमलनाथ की मौजूदगी, रणदीप सिंह सुरजेवाला पहुंचेंगे। कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष की भी मौजूदगी रहने वाली है। कुल मिलाकर सामूहिक तौर पर यह फैसला लेने की कोशिश कि नेता प्रतिपक्ष के तौर पर कौन मध्य प्रदेश विधानसभा में विपक्ष का नेता चुना जाना है। और इधर संसद में इस घुसपैठ के इस मामले को लेकर 6 आरोपियों में एक अन्य आरोपी की तलाश भी लगातार की जा रही है। आपको बताएं कि कल संसद के अंदर 2 जो लोग थे वो विजिटर गैलरी से कूद पड़े थे। संसद के बाहर भी 2 आरोपियों को पकड़ा गया। शाम को विशाल नाम के आरोपी को धर दबोचा, ललित नाम के एक आरोपी को भी तलाशा जा रहा है। आपको बताएं कि दिल्ली पुलिस के सूत्रों के हवाले से ये जानकारी है कि पार्लियामेंट्री स्ट्रीट थाने में मामला दर्ज हुआ है। बेहतर तरीके से तफ्तीश के लिए स्पेशल सेल को भी ट्रांसफर कर दिया गया है। ये मामला स्पेशल सेल के सूत्र के मुताबिक दर्ज एफआईआर में यूएपीए यानी कि गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम कानून के तहत भी मामला दर्ज किया गया है। आपको बताएं कि यूएपीए की धारा 16 इसके अंतर्गत आतंकवादी गतिविधियों के लिए दंड का प्रावधान है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक इन सभी 6 आरोपी एक दूसरे को पहचानते थे और दोनों जो 6 आरोपी हैं वो मिलकर ही इस पूरी साजिश को अंजाम दे रहे थे। सूत्र के मुताबिक गुरुग्राम स्थित विशाल के घर में साजिश रची गई थी। तो संसद भवन में जो कुछ हुआ आपने कल देखा है, लेकिन अंदर और बाहर जो साजिश रचने वाले आरोपी हैं उनकी मुलाकात चंडीगढ़ में हुई थी। इस बारे में भी अब धीरे धीरे चीजें स्पष्ट हो रही हैं। स्पेशल सेल के सूत्र के मुताबिक ये बड़ी जानकारी, चंडीगढ़ में भगत सिंह एयरपोर्ट के मामले पर धरना प्रदर्शन हुआ, उसी दौरान मुलाकात हुई थी। उसके बाद अक्सर विशाल के गुरुग्राम स्थित आवास में इन आरोपियों की मुलाकात होती रही है। देर रात कल विशाल और उसकी पत्नी वृंदा शर्मा को हिरासत में लिया गया। आरोपियों ने बेरोजगारी, किसानों की मांग, अग्निवीर और 1 रैंक 1 पेंशन के मसले को लेकर एक बार फिर से आंदोलन की कोशिश की थी, लेकिन तरीका बहुत गलत। सभी 6 आरोपियों के पीछे कहीं ना कहीं कोई राजनीतिक संरक्षण तो नहीं है, यह भी एक बड़ा सवाल है। इस मामले की भी तफ्तीश लगातार चल रही है। आरोपी विशाल को उसके आवास से ही हिरासत में लिया गया। ललित झा, जिसे स्पेशल सेल की टीम लगातार तलाश रही है, जल्दी गिरफ्तारी का दावा भी टीम की तरफ से।
और अगली खबर देखिए ही नहीं बल्कि चौकन्ने हो जाइए। सीसीटीवी में कैद हुआ है शैतान अंकल, जिस बैड अंकल की नजर उस मासूम गुड़िया पर थी। आरोपी ने फूल तोड़ने के बहाने बच्ची को पास बुलाया और उसके बाद जो हुआ वो शर्मसार कर देता है। सुनसान गली में आया हैवान। तीसरी आंख में कैद घिनौनी करतूत। मासूम गुड़िया के साथ गंदी बात। शैतान अंकल का बैड टच। शर्मनाक, शर्मनाक, शर्मनाक। साइकिल वाला शैतान अंकल। ये सीसीटीवी फुटेज जिसे हम दिखा नहीं सकते, लेकिन इस सीसीटीवी फुटेज में कैद उस घिनौनी हरकत के बारे में बताना जरूरी है। कहीं ऐसा ना हो किसी शैतान अंकल की नजर किसी मासूम गुड़िया पर हो। इस सीसीटीवी फुटेज की पहली और आखिरी तस्वीर दिखाते हैं। पहली तस्वीर में एक आदमी दिखाई दे रहा है और आखिरी तस्वीर में यही आदमी साइकिल पर जाते हुए दिखाई देता है। इस बीच जो हुआ वो तस्वीरें शर्मसार कर देती है। साइकिल पर आया ये शख्स बच्ची से कुछ पूछता है। मासूम गुड़िया को ये नहीं पता इस शैतान अंकल के दिमाग की गंदगी के बारे में, जो बच्ची को फूल तोड़ने को कहता है। उसके बाद बातों में उलझाता है, बच्ची को गोद में उठा लेता है और फिर जो हरकत करता है वो किसी का भी खून खौला दे। यहीं के क्षेत्रवासियों के द्वारा एक रिपोर्ट लिख कराई थी, जिसमें एक बच्चे के साथ में एक व्यक्ति द्वारा जो है गलत हरकत की गई थी, जिसके संबंध में हमारे यहाँ पे पॉक्सो अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया था। खंडवा से झकझोरने वाली तस्वीर सामने आई है। गंदी हरकत करने वाला ये साइकिल वाला शैतान अंकल आखिर कौन है? बच्ची ने घर वालों को इस बैड अंकल के बैड टच के बारे में बताया। ये सुनकर बच्ची के घर वालों के होश उड़ गए। सीसीटीवी फुटेज देखे गए, मामला थाने पहुंचा। कि मामला काफी गंभीर था, तो हमने उस मामले को जो है गंभीरता से लेते हुए श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय, नगर पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा तत्काल आरोपी को रेस्क्यू करने के लिए निर्देशित किया गया था। तो चूंकि गंभीरता के कारण जो है मेरी टीम के द्वारा जो है एक आरोपी को हमने चिन्हित करके पकड़ा है। सीसीटीवी फुटेज से पुलिस वाले इस आरोपी की तलाश कर रहे थे और फिर दबोचा गया। आरोपी नागेश उर्फ नागिया अहमदपुर खेगांव का रहने वाला है। ये आरोपी जिसका नाम नागेश उर्फ नागिया है, जो कि अहमदपुर खेगांव का रहने वाला है। अभी हम लोग पूछताछ कर रहे हैं और आगे की इंक्वायरी कर रहे हैं। अभी तक कोई ऐसा रिकॉर्ड सामने नहीं आया है। आरोपी से पूछताछ जारी है। इसकी कुंडली खंगाली जा रही है। क्या इससे पहले भी किसी मासूम बच्ची के साथ इसने गंदी हरकत की? जांच जारी है। खंडवा में अमित जायसवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। 18 महीने पहले वो दरिंदा 10 साल की मासूम बच्ची को आइसक्रीम दिलाने के बहाने अपने साथ ले जाता है, जिसने मासूम गुड़िया के साथ दरिंदगी की, बच्ची का बेरहमी से कत्ल किया था। सीसीटीवी ने उस शैतान अंकल का राज खोला था और इसी दरिंदे को मिला है उसके पाप का घड़ा और उसके बाद उसकी सजा। दरिंदे को मिली फांसी की सजा। देखिए, वो नादान थी, पापा की जान थी। शैतान ने चली आइसक्रीम वाली चाल। गुड़िया का गुनहगार वो हैवान। नशे का सौदागर, मासूमियत का कातिल। भरोसे पर किया था उसने प्रहार।
18 महीने बाद मिला इंसाफ। दरिंदे को फांसी। ये तारीख यकीनन आप भी नहीं भूले होंगे। 26 जून 2022 यानी करीब 18 महीने पहले, जब ग्वालियर में 10 साल की मासूम बच्ची लापता हो गई थी। दोपहर में खेलते वक्त उसे कोई अपने साथ ले गया था। 2 दिन बाद बच्ची की लाश रेलवे ट्रैक पर मिली। पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिल दहलाने वाली थी। सिर की 6 हड्डियां टूटी थी, चेहरे की 14 हड्डियां। पत्थर से हमला हुआ था। गला दबाकर मासूम बच्ची की बेरहमी से जान ली गई थी। ये घटना 26/6/22 की थी। एक प्रकरण की जो मृत बालिका है 10 वर्ष की थी, अपने भाई के साथ खेल रही थी। दोपहर के 1 बजे गायब हो गई। उसके बाद 26/6/22 की रात तक इसको ढूंढा गया किंतु बच्ची नहीं मिली। 2 दिन पश्चात बच्ची जो अबोध बालिका थी, इसकी शव बड़ी विकृत स्थिति में वैष्णोपुरम रेलवे लाइन के पास झाड़ियों में मिला। कत्ल के बाद ये दरिंदा बच्ची को ढूंढने का नाटक करता रहा, लेकिन सीसीटीवी फुटेज ने इसका राज खोल दिया था। हैवान बच्ची के पिता का रिश्तेदार था, जो आइसक्रीम खिलाने के बहाने बच्ची को अपने साथ ले गया। जब उसके पिता ने उसको ढूंढा और भाई से पूछा तो भाई ने बताया कि इसको जो आरोपी है, जो उसका पिता के रिश्ते में मामा लगता था, ये इसको आइसक्रीम खिलाने बहाने ले गया था। मृतका के भाई ने एक क्लू दिया था, उस पर हम विवेचना में करे और उसके बाद हमने इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस और साइंटिफिक एविडेंस का सहारा लेते हुए इसको पुलिस ने गंभीरता से अनुसंधान किया और प्रभावी अनुसंधान किया। दरिंदगी, वहशीपन और हैवानियत रोंगटे खड़े करने वाली थी। कत्ल के बाद बच्ची को तलाशने का नाटक और उसके बाद आरोपी फरार हो गया था। पुलिस की 10 टीम 6 राज्य में इसकी तलाश करती रही और फिर ग्वालियर में आने की खबर लगी। जागरूक नागरिक ने इसकी खबर पुलिस को दी और फिर स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से आरोपी पकड़ा गया था। बहुत महत्वपूर्ण साक्ष्य इसमें इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस सीसीटीवी फुटेज की यह प्राप्त हुई कि घटनास्थल वहाँ जहाँ शव मिला है, उसके कुछ प्राप्त होने के पहले वो आरोपी बच्ची के साथ ले जाता हुआ दिख रहा है, लौटते में अकेले आ रहा है। और इस और अन्य साक्ष्य संकलन के उपरांत इसमें अभियुक्त को पूर्णतः विवेचना में दोषी पाया गया था और अभियुक्त पर पेश किया गया। नशे का सौदागर भी है ये दरिंदा, जिस दरिंदे को ग्वालियर जिला अदालत ने फांसी की सजा सुनाई है। अबोध बालिका के प्रति एक कारित घटनाक्रम वार्ता नृशंस और अमानवीय कृत्य है। हमारे निवेदन, हमारे आर्गुमेंट को और उसको तर्क को स्वीकार करते हुए आरोपी को कैपिटल पनिशमेंट से दंडित किया गया। 18 महीने बाद मासूम बच्ची के परिवार को इंसाफ मिला है। ग्वालियर में सुशील कौशिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और अब खबरों का 2020।